प्रिय प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। आज हम एक नए प्रकरण विसर्ग संधि से अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। अच संधि और हल संधि हमने पढ़ी थी, बिल्कुल स्पष्ट थे सारे नियम। दोनों तरफ अच होने पर उनका जो परिवर्तन है वो अच संधि के रूप में है। एक तरफ हल, एक तरफ अच अथवा दोनों तरफ हल, उस स्थिति में जब स्थिति होती है तब वो आपकी हल संधि होती है। आज हम विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि विसर्ग संधि का उदाहरण, कभी कभी दिए हुए उदाहरण को पूछ लेता है कि ये कौन सी संधि है, तो वहाँ सीधा डायरेक्ट उनके भेद नहीं पूछ करके केवल यही पूछ लेता है अच संधि, हल संधि या विसर्ग संधि। तो उनको कैसे पहचाने, विसर्ग संधि होती क्या है, किस तरीके से परिवर्तन पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे अच और हल सब समाप्त हो चुके। तो अब किस तरीके से हम पहचानें कि विसर्ग संधि यह है। तो देखिए, सबसे पहले विसर्ग संधि के रूप में ये देखें हम, ये तीन वर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। से, रे और विसर्ग। इन तीनों पर आधारित एक संधि का नाम विसर्ग संधि है। कुछ एक अपवाद को छोड़ दें, कुछ विसर्ग संधि में पाणिनि ने अपेक्षित समझा, जैसे अहन शब्द देखा, उनको छोड़ दें तो संपूर्ण स्थिति हमारे सामने इस रूप में आएगी। से, रे और विसर्ग, इनसे संबंधित जब संधि कार्य किए जाएंगे तब उसका नाम विसर्ग संधि है। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई व्यंजन के पश्चात व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के पश्चात स्वर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ व्यंजन और स्वर के रूप में, स्वर की स्थिति है ही नहीं, अब व्यंजन के रूप में ये दो व्यंजन अच्छी तरह याद रखने हैं, से और रे। और इस से और रे का जब नाम आए तब वहाँ प्रथम दृष्टया वहाँ विसर्ग संधि है। अब जैसे मान लो कहीं ऐसा भी पाया जाता है, जैसे हमने व्यंजन संधि में पढ़ाया था हरीश प्लस सेते, तो अब हरीश प्लस सेते वहाँ व्यंजन संधि में स्तुत्व के रूप में मानी गई, लेकिन वो प्रथम दृष्टया वो विसर्ग संधि है, क्योंकि वहाँ हरीश के पीछे जो से है वो भी एक विसर्ग संधि का प्रतीक है और वो प्रथम दृष्टया विसर्ग संधि कही जाएगी। और उसके पश्चात उसको हम व्यंजन संधि, क्योंकि एक में दो संधियाँ भी हो सकती है, जैसे विसर्ग संधि करके हम उसको पूर्व रूप भी तो करते हैं कई जगह, सो अपी वगैरह, तो वहाँ अच संधि भी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन प्रथम उत्तर के रूप में उनको विसर्ग संधि में माना जाता है। तो से, रे और विसर्ग बहुत सरल टॉपिक है विसर्ग संधि का। हालांकि कई तरह के इस तरह के उदाहरण उसमें स्पष्ट आते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हम प्रत्येक उदाहरण को समझ सकें कि ये इस विसर्ग संधि के इस रूप में है। प्रत्येक उदाहरण को आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, से, रे और विसर्ग वाली संधि, से की जगह परिवर्तन विसर्ग के रूप में हो सकता है, से के रूप में परिवर्तन रे के रूप में भी हो सकता है, विसर्ग के स्थान पर से का भी प्रयोग हो सकता है, कुछ स्थानों पर उसको ऋत्व संधि के रूप में रे में भी अपेक्षित माना जाता है। अब यहाँ सबसे पहला जो फर्स्ट नियम है विसर्ग संधि का, उनको हम शॉर्ट टाइप में भी पढ़ सकते हैं, कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो नियम है वो हम इस रूप में पढ़ रहे हैं, ए विसर्ग ए। अब विसर्ग की जगह पर से भी हो सकता है, ए विसर्ग ए अथवा ए से ए। इसके रूप में अगर कोई संधि विच्छेद दे रखा है तो हम इन शॉर्ट सूत्रों से आराम से पढ़ें। ऐसा एक नियम बना ले कि ए विसर्ग ए या ए से ए के रूप में एक दो उदाहरणों को उसके साथ जॉइंट करके पढ़ें, और फिर लास्ट में पूरी विसर्ग संधि के ऐसे 3, 4, 5 नियम होंगे, उनके ऐसे शॉर्ट टॉपिक बना करके एक एक उदाहरण साथ में रखते हुए समस्त उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। तो पहला देख रहे हैं, ए विसर्ग ए और उसके पश्चात ए से भी आ सकता है, विसर्ग भी आ सकता है। हालांकि इसमें जो रे लिखा हुआ है वो इस से की जगह होने वाला अगर रू है तो वो अपेक्षित है, अलग से जो स्वतंत्र रे है वो अपेक्षित नहीं है। तो देखो, कुछ एक सूत्र भी है, तो सूत्र पढ़ने वाले सूत्र भी पढ़ सकते हैं, बाकी रीड के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। और जो रीड से आगे की कोई तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए, उनके लिए ये अपेक्षित है। तो इसमें देखें, अतोरोर ए प्लुतात प्लुते।
ये प्रथम नियम है, इसको समझें। अतः का मतलब ए है और इसके पश्चात रू है। ये ए प्लुतात, ए प्लुते, ये ए ह्रस्व होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। दीर्घ तो नहीं लिखा क्योंकि प्लुत का स्वरूप इस तरह का ही होता है, इसलिए प्लुत को रोका गया। तो अतो रोर ए प्लुतात प्लुते, यानी रू के स्थान पर उत होता है। तो ये जो सूत्र है इसका अब यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आगे की कोई तैयारी है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड, तब उसमें पूछा जाएगा अतो रोर प्लुतात प्लुते इति सूत्रेण विधानम भवति। तो इससे विधान होता है, इसका कार्य है रू के स्थान पर ऊ होना। इसका कार्य रू के स्थान पर ऊ होता है। रू का मतलब यहाँ ये जो स है, इस स की अगला स्टेप रू होता है और उसका अगला स्टेप विसर्ग होता है। ऐसा याद रखें, सस्य ऋत्वे विसर्गे, स के स्थान पर रू और रू के स्थान पर विसर्ग। मैं यहाँ इस विसर्ग संधि को तीनों क्लासों के लिए पढ़ा रहा हूँ। रीट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूँ, स्कूल लेक्चर के लिए पढ़ा रहा हूँ, BSTC के लिए पढ़ा रहा हूँ, और सबका अलग अलग आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि उसमें आपको किस तरह की तैयारी करनी है। ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए पूछा जा सकता है कि अतोर और प्लुतात प्लुते सूत्र क्या करता है। तो ये उसका उत्तर लिखना है, रू के स्थान पर ऊ करता है। ठीक है, कब करता है? अत यानी ए के पश्चात, ए के पश्चात रू को ऊ करता है, उसके पश्चात भी ए होना चाहिए इस स्थिति में। इसलिए ये बिल्कुल ऐसी स्थिति लिखी हुई है। तो स की जगह स सजुसो रू एक सूत्र पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है, इस स के स्थान पर रू करता है। अब यहां इसके रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर ये जो स के स्थान पर रू करते हैं और रू के स्थान पर जो विसर्ग होता है, इन तीनों को हम इस जगह एक ही समझें विसर्ग संधि में कि भाई स रह विसर्ग वाली संधि पढ़ रहे हैं। और इसको ए के पश्चात स हो सकता है, ए के पश्चात विसर्ग भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको वहाँ पर ये करना है, इस सूत्र से रू के स्थान पर ऊ करना है, यानी विसर्ग के स्थान पर भी ऊ करना है, स के स्थान पर भी ऊ करना है, र के स्थान पर भी ऊ करना है, जैसे भी संधि विच्छेद की स्थिति होती है। क्योंकि अधिकतर पद जो है विसर्गात्मक पद बना दिए जाते हैं और पद बनाने के बाद उनको पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम के नियम से वापस लिया जाता है, स माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ए स और रू, तो इसके स्थान पर ये ऊ करता है। तो पहली जो विसर्ग संधि है उसका नाम है उत्व संधि। उत्व संधि को पढ़ रहे हैं, इसका नाम उत्व संधि है, जिसको हम प्रथम क्रम पर पढ़ रहे हैं। तो उत्व संधि के रूप में अतोरोर प्लुतात प्लुते ये प्रथम सूत्र है और इसका काम है ए के पश्चात रू के स्थान पर ऊ होता है, रू के पश्चात भी ए होने पर। तो यहाँ ये ऊ करेगा। अब देखो, जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, जैसे एक लिखा है राम है अपि, राम है अपि, देख रहे हैं बिल्कुल सीधा। जैसे ही विसर्ग देखा, इसका विसर्ग संधि में चले जाइए और विसर्ग संधि में आते आते सबसे पहला काम देखो, विसर्ग और विसर्ग के दोनों तरफ के वर्ण देखने हैं सबसे पहले। तो देखा विसर्ग इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ ए है। इसका मतलब यहाँ इसकी जगह पर उत्व संधि होगी और उत्व संधि के रूप में ऊ किया जाता है, रू को ऊ। लेकिन जब पूरा प्रयोग बनता है ये, तो उस ऊ को ओ करके और यहाँ रामो अपि ऐसा किया जाता है। इसका मतलब यहाँ उत्व संधि भी है, लेकिन अच संधि की यहाँ पूर्व रूप संधि भी है। अगर ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा, ऑप्शन में आता है पर रूप पूर्व रूप, तब हमको पूर्व रूप भरना है। और अगर उस तरह से पूछता है कि भाई ये आपकी अच संधि हल संधि विसर्ग संधि, तब उसको सबसे पहले विसर्ग संधि के रूप में आपको उत्तर भरना है, क्योंकि विसर्ग के रूप में है, उसके बाद में अच आदि संधियां आगे बढ़ सकती हैं। तो ये राम है अपि, रामो अपि,
कौन सी संधि है? उत्तो संधि। उत्तो संधि में क्या होता है? उत्तो संधि में ये ओ होता है और ओ के पश्चात का जो ए है उसको पूर्व रूप का चिन्ह कर दिया जाता है। तो यही पहचान है इसके रूप में और इसके कारण इसको उत्तो संधि का उत्तर भरा जाएगा। इसी तरह से जैसे एक दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, देखो, शिवस अर्च्य। अब देखिए मैंने कहा था ना स रे विसर्ग किसी का प्रयोग हो सकता है। इनको देखो, विसर्ग स रे, ये देखते ही समझो कि विसर्ग संधि। अब फिर इनको देख करके दोनों तरफ देखिए, इधर भी ए है इधर भी ए है, इसका मतलब ये संधि। और इसमें आपको इसको ओ करना है और ये स को भी हो जाएगा तो शिवोर्च। जहाँ जो शास्त्र का जो लक्षण ग्रंथ है उसके अनुसार दूसरी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। वहाँ एक बड़ा स्तर है, उसमें ये होता है स सजुस रू से उसको स को रू करते हैं, फिर इस सूत्र से उसको ऊ करते हैं, फिर ए और ऊ को गुण संधि हो जाती है और फिर पूर्ण रूप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, आपके रीट के सिलेबस में मात्र यह है, ये विच्छेद दे रखा है, क्या बनेगा? ऐसा उत्तर बना है। संधि का नाम ये, उसका कोई भेद पूछे तो उत्तो संधि, विसर्ग संधि के रूप में उत्तो संधि को देख लिया। दोनों चीज, विसर्ग भी हो सकता है स भी हो सकता है। रू के रूप में, रे के रूप में तो कोई प्रयोग होता नहीं। स को रू करके किया जा सकता है, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि या तो पद के रूप में राम ही लिखा जाता है या रामस लिखा जाता है। रामर के रूप में इस तरह का पद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से जैसे एक लिखा बालक है अत्र। अब बालक में देखिए विसर्ग है और विसर्ग के रूप में इसको आपको ओ करना है, तो बालको अत्र, बालको अत्र। इसी तरीके से अब जैसे सस प्लस अस्ति, तो सस प्लस अस्ति स देख रहे हैं, तो स या विसर्ग भी हो सकता है, स भी हो सकता है। पद के रूप में अगर करेंगे तो उसको स कर दिया जाएगा और विसर्ग के रूप में करेंगे तो उसको स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो स को ओ कर देंगे तो सोस्ति क्या हो जाएगा? सोस्ति। इसी तरह से एक लिखा गुरुवः अगच्छन्, गुरुवः अगच्छन्। तो ऐसी स्थिति में अब यहां देखिए विसर्ग के दोनों तरफ देखा, ए दोनों तरफ ए का प्रयोग है, इसलिए यहां भी उत्तो संधि का प्रयोग करेंगे, ओ हो जाएगा गुरुवो अगच्छन्। 8-10 अगर हम अभ्यास करते हैं, स्पष्ट अपने दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि इसका मतलब ए विसर्ग ए या एस है ए के रूप में हमको ओ और पूर्व रूप पीछे वाले ए की जगह पूर्व रूप करना है। इसके रूप में ये अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र को हम पढ़ सकते हैं या उत्तो संधि के रूप में पढ़ सकते हैं। नाम के रूप में प्रथम संधि पढ़ रहे हैं हम, उत्तो संधि। इसी तरीके से जैसे एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं हम, यहाँ कोई भी किसी भी विभक्ति के रूप में विसर्ग या स का प्रयोग हो सकता है। जैसे साधव अपि, अर्थात साधु अपि। दूसरा है जन है अवदत्त, इसका मतलब ए हो रहा है जनो अवदत्त। इसी तरह श्याम है अस्ति, श्यामो अस्ति। उत्तो संधि में इस तरीके से कई उदाहरण हो सकते हैं, सभी में हमको इस तरह से करना है। विसर्ग के दोनों तरफ ए देखें या स के दोनों तरफ ए देखें, तब हमको उत्तो संधि करनी है। उत्तो संधि से तात्पर्य ओ और पूर्व रूप का चिन्ह है, उसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक ही स्वर आ सकता है, यहाँ संधि के युक्त के जो पद होते हैं उसमें ओ आएगा, उसके रूप में हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो इसी में आगे चल करके एक बात है कि क्या
ये संधि, उत्तु संधि को हम ऐसी स्थिति में सब जगह कर सकते हैं या कहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि जैसे प्रातः प्लस अत्र, अब ये कहा जाता है क्या यहां पर यह संधि हो सकती है? तो वैसे तो हो सकती है क्योंकि विसर्ग है और विसर्ग के दोनों तरफ क्या है? ए है। लेकिन अब याद रखें इस जगह पर यह उत्तु संधि नहीं होती। ये उत्तु संधि अब क्यों नहीं होती? क्योंकि नियम तो बिल्कुल एक जैसा है कि यहां भी ऐसा, ये राम प्लस अपी जैसी स्थिति प्रातः प्लस अत्र में है। तो फिर जब हम प्रातः प्लस अत्र में ऐसी स्थिति देखते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते? और इसका उत्तर लिखते हैं हम प्रातरत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जो उत्तु संधि होती है वो, इसका उत्तर यही है, उत्तु संधि रू के स्थान पर उ होता है, रे के स्थान पर उ नहीं होता। रू और रे में क्या फर्क है? विसर्ग रू को भी होता है, विसर्ग रे को भी होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग तात्पर्य है। ये जो रू है इसकी प्रक्रिया स से प्रारंभ होती है, यानी वो पहले, सबसे पहले वहां स रहा था, उसके बाद रू और उसकी जगह फिर विसर्ग। इस प्रक्रिया से इसकी जगह पर होने वाला जो रे है जिसको हम रू कहते हैं, उसी में ये उत्तु संधि होती है, क्योंकि जो उ आदेश होता है वो केवल रू के स्थान पर होता है, रे के स्थान पर नहीं होता। इसलिए प्रातर जो है ये एक अव्यय है, इस नाम का अव्यय है, प्रातर अत्र इस नाम का अव्यय है। तो अब जो प्रातर अत्र जो लिखा रहता है उसमें इस रे को ये उ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो उ होता है वो सिर्फ रू को होता है, इसलिए यहां नहीं होगा, इसलिए यहां प्रातर अत्र करेंगे। तो अब इसको हम पढ़ सकते हैं आराम से। अब रे वाले जो अव्यय हैं मुश्किल से 4 अव्यय ज्यादा प्रसिद्ध अव्यय हैं, सनूत्र नाम का एक 5वां अव्यय, लेकिन 4 को अच्छी तरह से याद रखें, उसके आधार पर आप रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के एग्जाम में इस उत्तु संधि को आप गलत नहीं कर सकते। इसमें ये 4 ऑप्शन याद रखें अपवाद के दृष्टिकोण से कि इनमें हमको उत्तु संधि नहीं करनी है। प्रातः, पुनः, अंतः और स्वर, इन 4 के साथ उत्तु संधि नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण पढ़ा, पुनः प्लस अपि, तो यहां पुनः प्लस अपि भी पुनरअपि ही होगा, पुनः अपि नहीं हो सकता। इसी तरह अंत प्लस अत्र, अंतरत्री होगा, यहां स्वरत्री होगा। इन 4 में हमको उत्तु संधि नहीं करनी है। इसके आधार पर प्रथम विसर्ग संधि के नियम को हम आराम से आप कर सकते हैं, किसी भी संधि विच्छेद को कर सकते हैं, दिए हुए उदाहरण को कर सकते हैं। दिए हुए उदाहरण की पहचान होगी ओ के पश्चात ए, सिर्फ ओ के पश्चात ए, इस तरह का जो उदाहरण होगा उसको हम विसर्ग संधि की उत्तु संधि में लेंगे, क्योंकि वहां अगर विसर्ग स रह विसर्ग की जगह अगर ओ हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी विसर्ग संधि का, उत्तु संधि का उदाहरण है। विसर्ग प्लस के रूप में दे रखा है तो आप देख लें विसर्ग या स के दोनों तरफ ए होने चाहिए, तब आपको ऐसा परिवर्तन करना है। तो याद रखें उत्तु संधि इन 4 को छोड़कर, प्रातः, पुनः, अंत, स्व को छोड़कर सब जगह ए विसर्ग और ए की स्थिति में होती है। उत्तु संधि का पहला भेद यह है। उत्तु संधि का एक दूसरा भेद और पढ़ रहे हैं। उत्तु संधि में एक भेद और है थोड़ा सा, उसको भी आप इसके साथ साथ जोड़ें। उसमें भी रू को ऊ होता है। उत्तु संधि पहला नियम पढ़ा विसर्ग संधि का, बिल्कुल स्पष्ट था, सरल, ए विसर्ग ए और ए स ए के रूप में। अब यहाँ एक दूसरा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम 1 और क्रम 2 के रूप में शॉर्ट सूत्र लिख लें हम कि यहाँ पर ए विसर्ग यस्य और हस, अभी पढ़ा था हमने ए विसर्ग ए या ए से ए। दूसरा इसका नाम भी उत्तु संधि है। पहली संधि विसर्ग संधि की हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? उत्तु संधि, जिसमें हम देख रहे हैं कि विसर्ग से इधर सिर्फ एक अक्षर पढ़ रहे हैं, कौन सा? ए के साथ। तो इधर का तो एक अक्षर निश्चित है ए विसर्ग, और उसके पश्चात उधर पहला नियम में ए पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं हम हस। हस से आप बार बार सामना करना पड़ रहा है आपको हस से, क्योंकि हस हमने व्यंजन संधि में भी पढ़ा। हस का मतलब होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, है, यह, वह, रल है।
तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और है, ये, वै, रे, ल, कुल मिलाकर 20 अक्षर। ए के पश्चात विसर्ग मिले, ए के पश्चात स मिले, उसके पीछे ये 20 अक्षर मिले, तब हमको, क्योंकि पूरी विसर्ग संधि को भी हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे, एक हस के पार्ट में पढ़ेंगे और एक खर के पार्ट में पढ़ेंगे। खर में आपसे कहा जाएगा पहला, दूसरा, से। तो ये 2 वर्ग बना लें आप तो पढ़ने के लिए। आप तो याद रखें पूरे व्यंजन 2 वर्गों में बटे हुए हैं। एक का मतलब है पहला, दूसरा, से, और दूसरे को तो फिर एक याद है तो दूसरा अपने आप विकल्प हो गया कि इससे अलावा जो बचे हुए हैं सब कौन से होंगे आपके, हस। तो अब देखिए, अ विसर्ग से प्लस हस, हस का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, है, ये, वै, रे, ल। इस तरह के जो उदाहरण हैं वो भी उत्तु संधि के उदाहरण होंगे। यहां एक छोटा सा सूत्र बनाया पाणिनि ने, हसी चे, हस को इस नाम से जान सकते हैं। हसी यानी हस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर चे का मतलब अभी जो काम करके आए थे वही काम इसमें होगा, अर्थात रू के स्थान पर ऊ होता है। जैसे अनुवृत्ति देखी जाती है कि क्या अर्थ लिया गया था पिछले सूत्र में, तो उस सूत्र में लिखा था ना रू को ऊ होता है, तो यही काम हसी चे सूत्र भी रू के स्थान पर ऊ करता है। अगर प्रश्न आता है हसी च इति सूत्रेण किम भवति, तो आपको उत्तर होना है उत्तवम, यानी ऊ होता है, किसके स्थान पर होता है, रू के स्थान पर। कब होता है, हस प्रत्याहार का वर्ण पर में होने पर। अब देखिए ध्यान से, हस प्रत्याहार के ये 20 वर्ण हैं और इसके आधार पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण है, जैसे नमः प्लस नारायण। अब देखिए यहां नमः प्लस नारायण, प्लस के रूप में पहले विसर्ग है, इधर ए है, देखिए पूरा व्यंजन है, इसका मतलब ए। उसके बाद ये नए 5वां अक्षर है, इसका मतलब यहां विसर्ग के स्थान पर या स होता, स के स्थान पर भी इसको हमको उत्तो संधि करनी, यानी ऊ करना है। और उत्तो संधि का मतलब है ओ हो जाना, क्योंकि ए और ऊ को गुण हो जाता है फिर। तो यहां इस तरीके से ये नमो नारायण है। नमो नारायणाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो नमो नारायणाय। इसी तरह से देखिए, जैसे एक दूसरा उदाहरण है, जैसे यशः दा। अब देख रहे हैं, सीधा उत्तर देखें, विसर्ग देखें, विसर्ग देखते ही विसर्ग संधि याद आएगी। और विसर्ग संधि को देखने के बाद सीधा दोनों तरफ देखो, इधर ए दिखाई देते, इधर 2 नियम आए आपके पास। फिर इधर देखा द तीसरा अक्षर, इसका मतलब विसर्ग को ओ कर देंगे, तो यशोदा। इसी तरह जैसे पये प्लस धरे, पयोधर है। अब यहां देखिए, यहां भी विसर्ग है और विसर्ग के इधर ए है, ध कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है, इसलिए इस विसर्ग को यानी ओ हो जाएगा, यानी ये उत्तो संधि है। स की जगह जो रू होता है उसके स्थान पर ऊ करके इसको पयोधर। आपसे पूछा जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या है, तो पये धर भी राइट होता है, पयस धर भी राइट होता है। दोनों अगर उत्तर आ जाते हैं, वो फिर भी चारों ऑप्शन में से एक ही तय करना हो तो उसमें सबसे पहले आपको स वाला ज्यादा राइट करना है। और यदि उसमें आ जाता है दोनों सही है तब दोनों भी राइट हो सकते हैं, लेकिन स वाला ऑप्शन, क्योंकि स को रू होकर के ही उसके स्थान पर उत्तर होता है, इसलिए एक ही ऑप्शन अगर उत्तर सही करना हो तब हम स वाला ज्यादा राइट करेंगे। इसी तरह से जैसे देखिए, शिवस वंदे, स भी कर सकते हैं, विसर्ग भी कर सकते हैं, स का मतलब भी विसर्ग है। तो यहां इससे पूर्व जो ए है उसमें उत्तो संधि करेंगे और उसको हम शिवो वंदे, जहां दोनों पदों के बीच में। अब जैसे ये कहा जाए कि बताओ कि एक उदाहरण है, मनस भावना, तो मनस भावना, मने भावना भी कर सकते हैं, मनस भावना भी कर सकते हैं। तो यहां से पहले इधर देखें हम, इधर ए है
तो ए होने का मतलब ओ होगा, क्योंकि ये भ चौथा अक्षर है, इसलिए मनोभावना। इसी तरह से जैसे मनस, रथ, मनोरथ। मनस प्लस रोगी, मनोरोगी। यहां रे आ रहा है इसमें, इसलिए उससे पहले ए को आपको ओ करना है। अब कई जगह हम पढ़ते हैं मीडिया में भी, और कई जगह पर लिखा भी रहता है मनोकामना शब्द है। तो मनोकामना इस संधि के दृष्टिकोण से अशुद्ध प्रयोग है, व्याकरण के दृष्टिकोण से वो शुद्ध प्रयोग नहीं है, क्योंकि मनोकामना में, मनस्कामना में कै पहला अक्षर है और पहले अक्षर के रूप में उत्तु संधि नहीं होती है। इसलिए दो शब्द प्राय ये ज़्यादातर अखबारों में, पत्रिकाओं में इस तरह से कुछ गलत भी प्रयोग किए जा रहे हैं। मनोकामना है और मनोचिकित्सक है, तो मनोचिकित्सक भी गलत होता है, क्योंकि वहाँ भी च पहला अक्षर है, और मनोकामना भी गलत है। वहाँ व्याकरण के दृष्टिकोण से ये उदाहरण सही नहीं है। अब बाकी शब्दों में जहाँ चौथा अक्षर है, र है, इसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अधिकतर हम ये भी देखें कि कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जहाँ ओ आपको दिखाई दे सकता है। जैसे एक ऑप्शन दिया मैंने कि मान लो इसमें देखिएगा, जैसे सिरोधारी है, और एक दूसरा ऑप्शन है लंबोदर है। एक लिखा गंगोदकम, एक लिखा भवनोपरी। अब ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें से उत्तु संधि का उदाहरण कौन सा है। तो थोड़ा सा एक कठिन प्रश्न है ये, सामान्य विद्यार्थी के लिए एक गलत होने की स्थितियां हो जाती है कि भाई किस तरीके से इसको समझें। तो अब देखो, गुण संधि में मैंने आपको पढ़ाया था, गुण संधि की भी यही पहचान थी कि उसमें ओ मिलेगा आपको दोनों पदों को मिलाने के पश्चात। तो अब ध्यान से देखें इनमें किस तरीके से अंतर करना है हमको, विसर्ग संधि के उदाहरण को कैसे पहचानना है। उसमें ये देखें आप तो कि एक तो पीछे वाला जो शब्द है, बाद वाला जो शब्द है, अगर वो ऊ से प्रारंभ हो रहा है तब वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तब वो गुण संधि का उदाहरण, जैसे उदर, जैसे उदकम, जैसे ऊपरी। लेकिन यहां उदार्य शब्द नहीं होता है, शब्द धार्य, क्योंकि वहां सिरस शब्द है, और ये धार धातु से प्रत्यांत रूप के रूप में सिरोधार्य कहा जाता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन राइट है। या इसका संधि विच्छेद होगा सिरस प्लस धार्य, उसके रूप में यह स को ओ हो जाएगा विसर्ग। तो अधिकांश जो सकारांत शब्द है उनमें तो अच्छी तरह से याद रखें कि वो उदाहरण उत्तु संधि के ही होंगे, जैसे सिरस, यशस, पयस, मनस, वचस, तपस। जैसे कहा जाता है कि भाई सातवां उदाहरण इसको कर सकते हैं आप। इसके पश्चात जो अगला जो उदाहरण है, इसमें तो ये सिरोधार्य, एक है जैसे तप है, धन है, तपोधन है, तप है, धन है, तपोधन है। तो यहां पर भी देखिए विसर्ग, विसर्ग से इधर ए और इसके पश्चात ये ध चौथा अक्षर है, इसका मतलब यहां भी इसको आपको ओ करना है। इसमें ए विसर्ग और तीसरा चौथा पांचवा या है यह वैरलय, ऐसे वर्णों को देख करके हमको उस रू के स्थान पर उत्तु संधि करके उसको गुण करना है, उसको ओ करना है। तो तपोधन, इस तरह की स्थिति बनेगी। एक है जैसे देवः हसति, देवः हसति, इसका मतलब ये ए और इसके बाद है, तो यहां इसको ओ कर देंगे, देवो हसति।
जैसे बालकः गच्छति, बालको गच्छति। इसको, ये तीसरा अक्षर है इसलिए यहां उत्तु संधि के रूप में इसको ओ किया जाएगा। तो बालको गच्छति। इस दूसरी उत्तु संधि के उदाहरण बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें ए विसर्ग के पश्चात ये 20 वर्ण हैं। 20 वर्णों में किसी भी का भी प्रयोग हो सकता है। ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण, इस तरह के सभी जो पद हैं उनके साथ आपको इस तरीके से उत्तु संधि का प्रयोग करना है। इस उत्तु संधि में भी क्या सब जगह ये उत्तु संधि हो सकती है? तो यहाँ भी वही नियम लागू है जो आपको मैंने अभी पहली उत्तु संधि में पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा? 4 शब्द पढ़ाए थे आपको, पुनः, प्रातः, अंतः और स्वः। सनुतर भी एक अव्यय है, रेफांत, ये 4 अव्यय। रेफांत एक सनुतर नाम का भी होता है, लेकिन उसका कहीं प्रयोग बहुत कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो पुनः, प्रातः, अंतः और स्वः, इन चारों के प्रयोग मिल सकते हैं और इन चारों का उदाहरण आ सकता है। तो इनमें हमको कभी भी उत्तु संधि नहीं करनी। कहने का मतलब इनके पीछे हमको कभी भी ओ नहीं लगाना है संधि के रूप में। इन चारों में आपको उत्तु संधि नहीं करनी है। रेफांत अव्ययों में उत्तु संधि नहीं होती है। जो रेफांत शब्द होते हैं उनमें कभी भी इस तरह का हमको प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए, अब इसी का एक उदाहरण पढ़ते हैं ना अपन। जैसे अपवाद उदाहरण पढ़ रहे हैं जिनमें ये संधि नहीं पाई जाएगी। इन चारों का नाम याद रखना है, विशेषकर इन चारों में से पूछा जाता है। तो जैसे ये लिखा पुनः प्लस जन्म। अब देख रहे हैं आप, पुनः प्लस जन्म, तो अब नियमानुसार तो देख रहे हो आप, ये जो विसर्ग है इससे पहले ए है और इधर आपका वही तीसरा अक्षर है। जैसे इस तरह के कई पढ़े हमने कि जैसे यहाँ पढ़ा ए विसर्ग और ये द भी तीसरा अक्षर है, तो इसी तरह ए विसर्ग और जय भी तीसरा अक्षर है, तो इसको भी ओ होना चाहिए। और क्या रूप बनना चाहिए? पुनोजन्म बनना चाहिए। तो वो अलग से प्रयोग गलत है, क्योंकि उसमें हम उत्तु संधि नहीं कर सकते इन चारों में। इसलिए यहाँ ये रेफांत अव्यय है और ये रे ही रहेगा, इसलिए ये पुनर्जन्म बनेगा। क्योंकि यहाँ जो स की जगह जो रू होता है उसी की जगह उत्तु संधि होती है। यहाँ तो पुनर्अव्यय में रे ही होता है, तो रे को ऊ नहीं हो सकता, रू को ऊ होता है, इसलिए पुनर्जन्म बनेगा। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं हम। जैसे आपसे कहा जाए बताओ पुनः प्लस जागरण, तब क्या बनेगा? तो वहाँ भी यही बनेगा, पुनर्जागरण। इसी तरीके से दूसरा नाम था आपका प्रातः। जैसे प्रातः प्लस गच्छति, तो क्या होगा? प्रातर गच्छति। उसमें भी आपको रई करना है। प्रातः गच्छति, तो इसमें भी रई करेंगे, तो प्रातर गच्छति। इस तरीके से रे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रातर गच्छति। अब देखिए, जैसे अगला अंत वाला है। जैसे देखिए ये लिखा अंतः प्लस दशा। अब इस संधि के नियम से चलेंगे तो ये अंतो दशा बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रेफांत अव्यय है इसलिए इसमें अंतर्दशा रे होगा। जैसे अंत है प्लस मन, तो अंतो मन थोड़ी करते हैं, अंतर मन करते हैं, इसलिए अंतर मन के रूप में यहां पर इसको उत्तु संधि। अब इसमें ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि अंतर मन में किस संधि का निषेध किया गया, किस संधि का अपवाद हुआ है, कौन सी संधि नहीं हुई? तो उत्तु संधि नहीं हुई और यहाँ उसके रेफांत के स्थान पर रे का ही प्रयोग हुआ है अंतरदशा के रूप में, अंतर्मन के रूप में। एक है जैसे स्व गंगा, तो स्व से तात्पर्य स्वर्ग है। स्वर नाम का सबसे पहला अव्यय, अव्यय प्रकरण का पहले अव्यय का नाम स्वर है, स्वर आदि निपातम अव्ययम। तो स्वर नाम का प्रथम अव्यय है और उसकी
प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वो स्व बनता है, उसके पीछे गंगा शब्द है। तो यहाँ पर इस विसर्ग को उत्तु संधि नहीं हो सकती, विसर्ग के यहाँ हटा करके ओ नहीं कर सकते, और ये स्वर गंगा बनेगा। तो स्वर गंगा ये जो प्रयोग है, हंसियु कृष्ण ते कीर्ति स्वर गंगाम अवगाहते। उपमा अलंकार के एक उदाहरण में पढ़ते हैं ना, हंसियु कृष्ण ते कीर्ति स्वर गंगाम अवगाहते। स्वर गंगाम, तो यह रे, ये विसर्ग के स्थान पर रे का प्रयोग करते हैं। तो इनमें हमको उत्तु संधि नहीं करनी है। बाकी सब जगह हम जहां भी ये ओ के रूप में प्रयोग देखते हैं उसके रूप में हमको उत्तु संधि। तो उत्तु संधि का प्रकरण समाप्त हुआ। 2 उत्तु संधि पढ़ी हमने आज। ए विसर्ग, उनको याद रखते चलें, वहां 4-5 चीजें लिखनी पड़ेगी, उसके आधार पर पूरी विसर्ग संधि आप आधा घंटे में पढ़ सकते हैं। एक बार पूरी पढ़ने के पश्चात आधा घंटे का एक दोहरान होगा, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे ये आपने लिखा ए विसर्ग ए विसर्ग हस, उसके रूप में हम इसको ओ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये 4 शब्द पहले याद रख लें, इनमें हमको नहीं करना है, क्योंकि अधिकांशतः इन शब्दों में से पूछ लिया जाता है, या इन शब्दों से बना हुआ शब्द। रीट में तो क्या होता है, रीट में एक पैराग्राफ दिया जाता है, और पैराग्राफ में मान लो पुनर्जागरण या पुनर्जन्म के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गया, तो हो सकता है उसमें पुनर्जन्म में आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर कौन सी संधि की प्राप्ति की स्थिति में किसका निषेध स्थिति हो रही है, कहाँ कौन सा प्रयोग बन रहा है। जैसे वो दे देगा पुनः प्लस जन्म या प्रातः प्लस गच्छति किम रूपम भवति, तो ओ के रूप में देगा तो उसको नहीं मानना है, आपको रे मानना है, उसमें रह करना है। और इसके अलावा सभी उदाहरणों को ऐसे करेंगे। आज ये केवल इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि विसर्ग संधि के छोटे छोटे टॉपिक के रूप में अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अब इसका कोई भी आप इस तरह के दोनों संधियों के सैकड़ों उदाहरण आप किसी भी पुस्तक के माध्यम से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।